अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैमुअल बेकेट को। सैमुअल बेकेट को हम इन डिटेल देखेंगे। सैमुअल बेकेट की बायोग्राफी, इसके लिटरेरी करियर, सैमुअल बेकेट का राइटिंग स्टाइल को हम विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सैमुअल बेकेट एज अ मॉडर्न राइटर, एज अ पोस्ट मॉडर्न राइटर एंड रोल ऑफ सैमुअल बेकेट इन फ्रेंच रेजिस्टेंस, हम इन सारे पॉइंट्स को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सैमुअल बेकेट स्टार्ट होता है अपनी बायोग्राफी से। 1906 के अंदर सैमुअल बेकेट की बर्थ होती है और 1989 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, थिएटर डायरेक्टर और लिटरेरी ट्रांसलेटर भी था। लिटरेरी ट्रांसलेटर इसलिए कि इसने अपने वर्क को ट्रांसलेट भी किया था। फ्रेंच के अंदर इसने अपने वर्क को लिखा था, फिर बाद में इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया। 1969 के अंदर इसे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी दिया जा चुका है और 1961 के अंदर इसने सुजैन से शादी की थी और फ्रेंच रेजिस्टेंस में सुजैन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था विद सैमुअल बेकेट। ठीक है, सैमुअल बेकेट थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है, मैं इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक जिसमें मैंने डिस्कस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिस वीडियो में। बेसिकली आप ये समझ लो कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड ऐसा थिएटर होता है, ये ऐसा प्ले होता है जिसके अंदर मीनिंगलेसनेस को, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को शो किया जाता है। फ्रेंच रेजिस्टेंस के अंदर सैमुअल बेकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सैमुअल बेकेट एक प्रोटेस्टेंट था, ठीक है, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। सैमुअल बेकेट अपना पेन नेम अपने एक ऐसे के अंदर यूज करता है विद उस पेन नेम का नाम है एंड्रयू बेलिस। ठीक है, और इसके अलावा सैमुअल बेकेट को हम देखते हैं कि ये एक मॉडर्न राइटर भी था, पोस्ट मॉडर्न राइटर भी था। ठीक है, सैमुअल बेकेट के लिटरेरी करियर के बारे में बात करें तो बहुत सारे इसने वर्क्स लिखे, जिसके अंदर होरोस्कोप जो इसकी पोएम थी, जो इसका फर्स्ट वर्क था। फिर आता है ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वुमेन आता है। फिर आता है वेटिंग फॉर गोडो, जो बहुत बेस्ट और वर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वेटिंग फॉर गोडो। वेटिंग फॉर गोडो को पहली मरतबा फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लिखा गया अंडर द फ्रेंच नेम एन अटेंडेंट गोडो। ठीक है, और फिर बाद में इसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया। ये 2 एक्ट प्ले है और ये एक ट्रेजेडी है जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर लिखा गया है। ठीक है, फिर एंड गेम है, हैप्पी डेज और ब्रेथ। ये जो 3 वर्क है ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसके अंदर ये मिनिमलिज्म की टेक्निक का यूज़ करता है। और जो ब्रेथ है वो तो सबसे ही छोटा वर्क है। इसका लास्ट वर्क था 1989 के अंदर अंडर द नेम ऑफ स्टिलिंग स्टिल। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्क इसने प्रोड्यूस किए हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ट्रांसलेशंस हैं, तो वो इतने जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, इन सारे हमारे सैमुअल बेकेट को एज अ राइटर कवर करने के लिए इतने जो वर्क हैं वो इनफ होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सैमुअल बेकेट की राइटिंग स्टाइल को। सैमुअल बेकेट अपने वर्क्स के अंदर एब्सर्डिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, वेटिंग फॉर गोडो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बहुत बेस्ट एग्जांपल है। जब भी हम सैमुअल बेकेट की बात करते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात ना करें, क्योंकि सैमुअल बेकेट रिलेट ही थिएटर ऑफ एब्सर्ड के से करता है। सैमुअल बेकेट बेसिकली फ्रेंड था जेम्स जॉइस का। ठीक है, और जेम्स जॉइस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रह चुके हैं सैमुअल बेकेट के। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड इसलिए जेम्स जॉइस के साथ इसका रिलेशन शो करता है कि ये एक मॉडर्निस्ट राइटर था। अब हम बात कर रहे थे एब्सर्डिज्म की, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का यूज़ करता है, यानी एब्सर्डिज्म की टेक्निक का यूज़ करता है, मीनिंगलेसनेस को, एमलेसनेस को ये शो करता है अपने वर्क्स के अंदर। एग्जिस्टेंशियलिज्म के वर्क की टेक्निक का यूज़ करता है, यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म बेसिकली बात करता है, यानी ऐसे वक्त जिसके अंदर ऐसे डायलॉग हों, या एग्जिस्टेंशियलिज्म ओवरऑल बात करता है इस पर्सपेक्टिव को कि हम जो इंसान है वो इस दुनिया में क्या है, क्यों है, हम क्यों आए इस दुनिया में, इस दुनिया में आने का हमारा पर्पस क्या है। जब हम अपने दुनिया में आए हैं तो हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ खुद डिफाइन करते हैं, हम किसी कोई भी हमारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चन को अरोज किया जाता है तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी के। ठीक है, और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म को यूज़ करता है अपने वर्क्स के अंदर। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म को जॉन पॉल सार्टर भी बहुत अच्छे से यूज़ करता है अपने वर्क नो एग्जिस्ट के अंदर, नो एग्जिट के अंदर बेसिकली। ओके, तो फिर इसके अलावा ये यूज़ करता है मिनिमलिज्म को। मिनिमलिज्म क्या थी, मिनिमलिज्म बेसिकली एक मूवमेंट थी जिसके अंदर जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस के अंदर आई थी। और इसके अंदर क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज और सिंपल सेटिंग वगैरह का यूज़ किया जाता है। सरियलिज्म का ये यूज़ करता था। सरियलिज्म भी एक मूवमेंट थी
जो डैडाइज़्म के बाद आई थी बेसिकली, और कहीं ये है कि डैडाइज़्म के बाद आई थी या उसके सेंटर में आई थी। लेकिन जो सरियलिज़्म है वो बेसिकली रेफ़र करता है इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ चल रहा है, जब आप उसको रियल लाइफ़ के अंदर पोर्ट्रे कर देते हो तो वो कहलाता है सरियलिज़्म, यानी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को जब आप रियल लाइफ़ में पोर्ट्रे कर देते हो। तो सरियलिज़्म की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हमने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी रशियन लिटरेचर के अंदर। शॉर्ट स्टोरी का नाम था द नोज़। तो उसके अंदर वो दिखाता है, जो राइटर है उसका, तो वो दिखाता है कि नोज़ एक पर्सन बना हुआ है और नोज़ ने ओवरकोट वगैरह पहना हुआ है। तो ये होते हैं सरियलिस्ट आइडियाज़, यानी जो इंसान के दिमाग के अंदर आइडियाज़ चले, जो हम सोचते हैं कि ये ऐसा भी कभी होगा। तो वो उसको जब एक राइटर रियल पर्सपेक्टिव से लिख देता है, तो लिख देता है, फिर वो यानी जब उसे पर्सपेक्टिव के साथ लिखा जाता है कि ऐसा हो सकता है, या उससे परफ़ॉर्म वगैरह करवाया जाता है, तो वो होता है सरियलिज़्म, ठीक है? और इसके अलावा ब्लैक कॉमेडी का वो यूज़ करता था अपने वर्क्स के अंदर, यानी ब्लैक कॉमेडी के अंदर पेनफुल इंसिडेंट्स को हाईलाइट किया जाता है। ह्यूमन इनर साइकी, इनर एंड आउटर साइकी ऑफ इनर साइकी ऑफ ह्यूमन बीइंग दिखाता है, मॉडर्न मैन की साइकोलॉजी को हाईलाइट करता है, डिस्टर्ब, एलियनेटेड, आइसोलेटेड मॉडर्न मैन को हाईलाइट करता है सैमुअल बेकेट अपने वर्क के अंदर। पेसिमिज्म का थीम देता है अपने वर्क्स के अंदर, और मॉडर्न मैन की सोसाइटी या ह्यूमन नेचर को अच्छे से हाईलाइट करता है सैमुअल बेकेट अपने वर्क्स के अंदर। अगर हम सैमुअल बेकेट को डिस्कस करें एज अ मॉडर्न राइटर, तो मैंने आपको बताया कि जो सैमुअल बेकेट है मॉडर्निस्ट मूवमेंट का पार्ट रह चुका है। इसे मॉडर्निज्म की तरह ये अनकन्वेंशनल स्टाइल यूज़ करता था। ये फोकस करता था ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया उनके अकॉर्डिंग लिखता है। ये फ्रेंड था जेम्स जॉयस का, ठीक है? जेम्स जॉयस जो फेमस था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, तो इसने कुछ अर्सा जेम्स जॉयस के साथ भी काम किया है, ठीक है? ये भी इसकी एक प्रूव है कि ये मॉडर्निस्ट राइटर है। और इफ इसके अलावा मॉडर्निज्म के अंदर हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। मॉडर्निज्म के अंदर एलियनेशन, आइसोलेशन, पेसिमिस्टिक थीम होते हैं, जो इंसान की फ्रेगमेंटेड नेचर को शो करते हैं। तो ये सारे थीम्स यूज़ करता है सैमुअल बेकेट भी अपने वर्क्स के अंदर। दिस इज़ हाउ सैमुअल बेकेट इज़ अ मॉडर्निस्ट राइटर। सैमुअल बेकेट को एक अलहदा से पर्सपेक्टिव भी डिस्कस किया जाता है एज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर। पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि अब्सर्डिज्म, ये भी पोस्ट मॉडर्न फिनोमेना है, एग्जिस्टेंशलिज्म भी, सरियलिज्म भी। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर पैरोडी, पेस्टीज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और इसके अलावा इसके अंदर इमिटेशन का यूज़ किया जाता था, फ्रेगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। वेटिंग फॉर गोडे इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन का यूज़ किया गया है, ठीक है? और रिपीटेड एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है वेटिंग फॉर गोडो के अंदर। लैंग्वेज, डायलॉग्स वगैरह को रिपीटेडली दिखाया गया है। कोई भी सोल्यूशन जो मॉडर्न, ये ना डिफरेंस है एक मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के दरमियान, कि जो मॉडर्निज्म है उसके अंदर जो डिज़ास्टर हुई थी उनका सोल्यूशन दिया जाता है, जैसे कि टी.एस. एलियट वेस्टलैंड के अंदर देता है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसा नहीं होता, जो राइटर है उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, कोई सोल्यूशन इसके अंदर नहीं था, ठीक है? और इसके अलावा फ्लैटर्ड इमोशंस थे, ये सारा कुछ दिखाता है सैमुअल बेकेट अपने वर्क्स के अंदर। सैमुअल बेकेट जो अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है अपने वर्क्स के अंदर, सैमुअल बेकेट की जो लैंग्वेज यूज़ करता है अपने वर्क्स के अंदर, तो वो जो लैंग्वेज होती है बेसिकली वो लैंग्वेज होती है हम कह सकते हैं लैंग्वेज के अंदर बेसिकली डायलॉग्स होते हैं। तो जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे डायलॉग्स होंगे, शॉर्ट डायलॉग्स होंगे। डायलॉग्स आपस में इंटर रिलेटेड भी नहीं होते, ठीक है? डायलॉग्स और एक्शन का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता, कोई भी रिलेट नहीं कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो डायलॉग्स होते हैं वो कंप्लीट भी नहीं होते, जो सैमुअल बेकेट अपने वर्क्स के अंदर लेता है, ठीक है? अब हम देखते हैं रोल ऑफ सैमुअल बेकेट इन फ्रेंच रेजिस्टेंस। फ्रेंच रेजिस्टेंस के अंदर सैमुअल बेकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 1941 सितंबर 1941 को सैमुअल बेकेट ने फ्रेंच रेजिस्टेंस में पार्ट लिया था, ठीक है? फ्रेंच रेजिस्टेंस बेसिकली एक रेजिस्टेंस थी जो अगेंस्ट द जर्मनी स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। और ये एक फ्रेंच बेसिकली जर्नल था और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी था, चार्ल्स डी गोल, उसने स्टार्ट की थी। और ये सैमुअल बेकेट इसका पार्ट था। सैमुअल बेकेट एज अ स्पाई इसने काम किया था फ्रेंच रेजिस्टेंस में। लेकिन कुछ जासूसों ने या इनफिल्ट्रेटर्स हम कह सकते हैं, उन्होंने सैमुअल बेकेट और इसके ग्रुप को पकड़ लिया, जिसकी वजह से इसे पेरिस जो फ्रांस का कैपिटल है, ये उस वक्त पेरिस था, जिसकी वजह से इसे पेरिस से भागना पड़ा और ये विलेज ऑफ रोजलिन जाके इसने रिफ्यूज़ ली। तो वहाँ इसकी वाइफ सुजैन भी इसके साथ थी। और वहाँ जो इसकी रिफ्यूज़ थी वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वहाँ इस
इसका जो टाइम था गुज़रा वो थोड़ा-सा हम कह सकते हैं थोड़ी-सी होप के अंदर भी था और तो कुछ फ़ियर भी था। तो दिस इज़ हाउ द रोल ऑफ सैमुअल बेकेट इन फ्रेंच रेजिस्टेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि आफ्टर द फ्रेंच रेजिस्टेंस सैमुअल बेकेट को अवार्ड भी दिए गए थे, ठीक है? 2 अवार्ड के साथ 2 मेडल्स बेसिकली दिए गए थे सैमुअल बेकेट को। तो आई होप सो कि यहाँ पे तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ कुछ मैंने कोटेशंस लिखी हैं सैमुअल बेकेट के बारे में। जेम्स जॉइस की मैंने लिखी है, सलमान रुश्दी की लिखी है, जॉन डो की लिखी है। सलमान रुश्दी कहता है बेसिकली सैमुअल बेकेट्स वर्क इज़ अ टेस्टमेंट टू द पावर ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द ह्यूमन कंडीशन। यानी वो उसकी लैंग्वेज के बारे में बताता है कि इसके जो वर्क्स है ना उसके अंदर पावर ऑफ लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज की पावर को हाईलाइट करता है। ये एक ना टूल है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डायलॉग्स हैं और डायलॉग्स आपस में रिलेट भी नहीं कर ले, फिर भी वो इतने सिग्निफिकेंट हैं कि उसके अंदर उनके अंदर एक मीनिंग होता है, ठीक है? उनके अंदर एक बैकग्राउंड होता है इसके वर्क्स के अंदर। एक्सप्लोर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी इंसान की ह्यूमन कंडीशन और एग्जिस्टेंस ऑफ मैन की कॉम्प्लेक्सिटी को वो हाईलाइट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जॉन डो भी इसके मिनिमलिज्म की टेक्निक के पावर ऑफ मिनिमलिज्म को शो करता है, यानी उसके बारे में कहता है। और जेम्स जो इसकी जो कोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल ऑफ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप सो के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसके अंदर हमने सैमुअल बेकेट को एज अ राइटर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सैमुअल बेकेट के प्ले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेटिंग फॉर गोडो को स्टार्ट करेंगे। मैं इसकी समरी को डिस्कस नहीं करूँगी, जैसे कि हम पहले पर्सपेक्टिव और कोटेशन को डिस्कस करते हैं, हम इंशाल्लाह उन सारे पर्सपेक्टिव और कोटेशन को ही डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा मैं पोस्ट क्लोनिक स्टडीज़ को भी लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। उसका एक लेक्चर अभी अपलोड हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम जल्द ही मैं अपलोड करूँगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।